सबसे पहली बात तो एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि ये सिवाय हिपोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के और कुछ भी नहीं है। बट चूंकि मैं जियोपॉलिटिक्स और थोड़ा सा अर्थतंत्र पे नजर रखता हूँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा एग्रेशन में कोई चीज स्टेप उठाना ठीक नहीं होगा। इवन रशियन प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो आखिर वो भी एनर्जी खरीदते हैं, यूएस वाले ही खरीदते हैं, हम खरीदे तो गलत है, वो खरीदे तो सही है। तो कुल मिलाकर के जैसे अभी कल मैं एक आर्टिकल देख रहा था कि 500 साल में ये चक्र आता है, जैसे ब्रिटेन का एक बार पूरी दुनिया पर साम्राज्य था और फिर खत्म हो गया, वही हाल अमेरिका का होने वाला है, यूएस का। और ये एक हमें कहीं ना कहीं पे सेल्फ सस्टेनेबल बनना पड़ेगा टू सरवाइव, क्योंकि डॉलर की जो डिक्टेटरशिप है, जो इसका सुपरमेसी है। क्योंकि अभी रसिया के साथ हम लोकल करेंसी में परचेजिंग कर रहे थे, तो उसमें इशू आया कि बाद में रसिया के पास बहुत ज़्यादा इंडियन करेंसी का रिजर्व हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया डॉलर में। तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि डॉलर लोगों के पास रिजर्व में है अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसीलिए मजबूरी बन जाती है, और इसी का ये फायदा उठा रहे हैं। तो हमें जैसे एक बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था, समथिंग लाइक दैट, हमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन का मतलब ऑयल प्राइसेस होता है, ऑयल प्राइसेस मीन्स इन्फ्लेशन, और हम काफ़ी हद तक उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हम ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली, जहाँ पे हमें अफोर्डेबल प्राइसिंग होगी, अदरवाइज डायरेक्ट हमारा इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़े से मजबूर हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो हैं, लॉन्ग टर्म विजन है, सब कुछ है, बट ग्रेजुअली हमें अब मूव करना होगा। वक्त आ गया है कि हम जवाब दें, मेरा यही कहना है। जी, यामिनी अग्रवाल जी, अमेरिका की मोनोपोली ऑयल को लेकर है, हमारी डिपेंडेंसी ऑयल पर है, तो ये ऑयल के खेल से बाहर कैसे निकला जाए? मतलब कैसे अपनी डिपेंडेंसी अपने हिसाब से तय की जाए, जिसमें अमेरिका की मोनोपोली या उसका इंटरवेंशन कम से कम हो? देखिए, हम ऑयल जो है बहुत सारे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें रशिया से काफी हद तक इंपोर्ट बढ़ा है 2022 के बाद, जैसे आप बता रहे हैं। और जो इंपोर्ट है वो काफी देशों से किया जाता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे रशिया से हो, चाहे यूएस से हो। इसमें यूएस की मोनोपोली नहीं है हमारे लिए, और बहुत सारे देशों के लिए भी यूएस से भी ऑयल आता है, ये मानने की बात है। पर उसे सिर्फ ये कहना कि एक ट्रेड व्यापार में देखा जाए तो शायद सही नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल अफिलिएशन की तरह भी देखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ पावर्स जिसके हम कहते हैं, चाहे वो आप रशिया की तरफ कहें, चाहे आप यूएस की तरफ कहें। और ट्रेड एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद साझे तौर पे देखा गया है कि संसार भर में लोगों ने जो रशिया का एक्शन है उसे कंडेम किया था। और साथ ही साथ जो बहुत सारे देशों का, यूरोप और यूएस का उसकी तरफ जो है नजरिया रहा है, वो रहा है कि जो पैसा है वो ऐसे ना दिया जाए जो यूक्रेन वॉर को फंड किया जाए। हर एक देश अपनी तरह पे अपने ट्रेड के लिए संपन्न है, और अपनी रखता है, जैसे भारत रखता है, जिसमें दोनों तरफ के पक्षों को साझे तौर पे रख करके अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और सभी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हुए अपनी पॉलिसीज डिफाइन करता है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हम सिर्फ यूएस को सुनते हैं या सिर्फ रशिया को सुनते हैं, पर एक जो है बैलेंस तरीके से जो है वर्ल्ड मार्केट्स में अपने, या वर्ल्ड पॉलिसी में, या फॉरेन पॉलिसी में अपनी जो पक्ष है उसको रखा जाता है। तो इसलिए हमारे देश में कभी भी किसी भी एक राजनेता की या राजनीतिक दृष्टिकोण का जो है कभी भी मोनोपोली नहीं रही है, और कभी रहती भी नहीं। तो फिर अमेरिका जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है उसको किस चश्मे से देखा जाए, या फिर यूरोप जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है उसको किस चश्मे से देखा जाए? क्या वो वॉर फंड नहीं है? क्या उससे रूस के हाथ मजबूत नहीं हो रहे, या रूस में पैसा नहीं आ रहा उन चीज़ों से? चाहे वो यूरेनियम खरीदने की बात हो, चाहे वो पैलेडियम खरीदने की बात हो, चाहे वो हीरा खरीदने की बात हो, चाहे वो एलएनजी खरीदने की बात हो, आधा यूरोप बगैर गैस के खत्म हो जाएगा एक ही सीजन, विंटर सीजन में।
जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि दोनों तरफ से व्यापार हो रहा है, चाहे वो यूएस की तरफ से हो या यूरोप की तरफ से हो जी। या भारत की तरफ से। व्यापार एक व्यापार होता है, चाहे वो किसी भी देश की तरफ से हो। जहां तक सवाल उठता है व्यापार के साथ, जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है वो शायद यूएस, यूरोप और इंडिया का रूस के साथ अलग है। और शायद उसी की जो समझ है वो उस व्यापार के दृष्टिकोण को बदलता है। और इसी के तहत मेरे ख्याल से भारत ने काफी हद तक एक बैलेंस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की कोशिश की है, जिसमें अपने जो व्यापार है जी। उसको भी ध्यान और मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से अपने व्यापार को वर्ल्ड सिनेरियो के साथ या पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से रखने की कोशिश की है। जी, मलिक साहब आप इसे कैसे देखते हैं? उसके बाद मैं मलिका जी आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब। विवेक जी, रशिया के साथ जो ऑयल का है ये एक बहाना है मात्र। आपने बड़ी अपने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स को चूज किया और बड़े ही लॉजिकली इसको ताना बोना बुना। मैं इसको आगे इस तरह से जाऊंगा कि रशिया के साथ हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो हमने उस बेसिस पे लाए कि हमारे देशों को, यहाँ हमारे नागरिकों को कम कीमत पर अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। देखिए, अगर हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम कीमत पर की, जो हमारा फॉरेन रिजर्व जब बचेगा, पैसा बचेगा, वो देश की अर्थव्यवस्था में ही आएगा। और ये चाइना के साथ जब हमारी एससीओ मीटिंग हुई थी, रशिया के साथ, अभी रशियन जो प्रेसिडेंट साहब आए थे, उन्होंने खास साफ साफ कहा था कि देखिए, जब आप हमसे खरीदते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इंडिया खरीदता तो इंडिया का देखा जाए, कहते हैं ना कि आप करें तो सब कुछ ठीक और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये वाली कहावत उन्होंने हम पर लागू करने की कोशिश की। देखिए, रशिया की, सॉरी, यूएस की हमसे शिकायत एक नहीं है। जो देश अपने पैरों पर खड़े होता चाहता है, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को अपने दम पर पूरा करना चाहता है, वो किसी दूसरे देश को इतनी जल्दी से नहीं हजम होगा। उनका कहना कि मोदी जी एक बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र हैं, अच्छे इंसान हैं। देखिए, ये वो वाली है कि आप बुली भी करते रहो और एक हाथ से पुचकारते रहिए। देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे, जियो पॉलिटिक्स लेवल पे आकर देखिए, पुतिन साहब को ले लीजिए, इवन चाइनीज प्रीमियर को ले लीजिए और अपने पीएम मोदी साहब को ले लीजिए, कौन सा ऐसा बचकाना बयान इनकी तरफ से कभी आया कि जिस तरफ से ये लगता है एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिप्लोमेसी का नमूना ये लोग दे रहे हैं। देखिए, एक कंट्री जूझ रहा है यूक्रेन से युद्ध से, जिसको कि अमेरिका फंड कर रहा है, पूरा यूरोप फंड कर रहा है, नेटो कंट्रीज पीछे लगे हुए हैं। चाइना अपना अलग रहता है, वो इन चीजों में अक्सर नहीं उलझता। और हम इंडिया, हम फेस कर रहे हैं, टैरिफ को फेस कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ एनसर्कलिंग हो रही है और उसके अंदर मेन हाथ यूएस का है। और क्योंकि यूएस के हित, वो देखता है कि चाइना के खिलाफ इंडिया तुम्हारा टूल नहीं बन पाया, इसलिए वो कभी नहीं चाहते इंडिया एक शक्तिमान कंट्री बने और आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा है। हाँ, वो इतना चाहते हैं कि इंडिया इतना मजबूत बन जाए कि जब हम चाहे वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके, यानी उनका टूल बन सके। उसके बाद से कहानी में थोड़ा सा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉक्सी पाकिस्तान की तरह रही, अगर आपको रहना है एशिया में तो। एब्सोल्युटली, वो टूल बनाना चाहते हैं। हमने टूल बनने से मना किया है। हमारे हर एक्शन से वो हमारे एग्रो फील्ड में घुसना चाहते हैं। आपने सही कहा, वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए हमारी शर्तों पर, नहीं तो हम टैरिफ। देखिए, हम पे 50% टैरिफ लगाए, 75 लगाए, 100% लगाए, जो हमारा नुकसान था, मेजोरिटी का नुकसान हो चुका है। और हमने शायद रास्ते निकाल लिए, हमने पैरों पे खड़ा होना सीखा है और सीखेंगे भी आगे। हमने जीएसटी रिफॉर्म किया, हमने जीएसटी के स्लैब बदले ताकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हमारा जो करेंसी और जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, वो कंजम्पशन बढ़े। मैं मलिका जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर लौटता हूं सर आपके पास। मलिका जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है जिससे कि हम ट्रेड डील पर चले जाएं, जो ट्रेड डील हमें मंजूर नहीं है? नमस्कार विवेक जी, सभी पैनलिस्ट का जब मैंने सुना तो एक चीज आप गौर से देखिए, जब भी अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर, जिसको हम टर्म यूज करते हैं, पेट्रो डॉलर, जिसमें ऑयल की ट्रेडिंग और प्राइसिंग होती है जो डॉलर्स में होती है, जब भी इस नॉर्म को चैलेंज किया गया है, चाहे वो जो 2003 में आप देखिए इराक ने चैलेंज किया कि हम डॉलर्स हटा के यूरोज में ट्रेड करेंगे अपना ऑयल, तो अमेरिका ने उन पर अटैक किया। आप लिबिया में देखिए 2011 में, जब उन्होंने बोला, गद्दाफी ने बोला कि हम
अफ्रीकन गोल्डन बैक करेंसी जो अफ्रीका की करेंसी है उसमें ट्रेड करेंगे। तो यूएस ने उनके ऊपर अटैक किया। अभी वेनेजुला में भी आप देखिए कि शवाज और जो अपने निकोलो मदुरो है, दोनों लेफ्टिस्ट जो वामपंथी है, उनकी जब सरकार आई तो उन्होंने अमेरिका के साथ कम एंगेज करना शुरू कर दिया। जितनी अमेरिका की कंपनी थी उनको उन्होंने बाहर कर दिया। सिर्फ 1 या 2 कंपनीज अमेरिका की जो वेनेजुला में है, शेवरॉन और एक और, वही 2 ऑपरेट कर रही हैं। और अब इंडिया ने भी जब डिसएंगेज करना थोड़ा शुरू कर दिया और डाइवर्सिफाई अपनी मार्केट की, चाहे रशिया के साथ की, चाहे यूएई के साथ की, अभी ओमान के साथ देखिए, जॉर्डन के साथ देखिए, न्यूजीलैंड तो के साथ अमेरिका का एफटीए क्या किया होगा, अभी हमने। जितने भी बिल्कुल जितने भी अमेरिका के दोस्त थे, जैसे ही वो बाहर जाना शुरू करते तो अमेरिका को एक खलबली सी मच जाती है कि अब इनके ऊपर अटैक करो, ये कैसे हमसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट है माइट इज ऑलवेज राइट। तो जब ये कॉन्सेप्ट के बाहर कोई भी जाने लग जाता है तो अमेरिका को प्रॉब्लम होने लग जाती है। और दूसरा पॉइंट जो मैं रेज करना चाहूंगी इज दैट यूएस और इंडिया का ट्रेड, आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का अगर ऑफिशियल डेटा देखें तो 22% हमारा यूएस के साथ, इवन आफ्टर 50%, 50% जब सैंक्शन हमारे ऊपर लग गया, 22% हमारा ट्रेड यूएस के साथ इंक्रीज हुआ है नवंबर में। पेट्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों क्षेत्रों में बहुत और फार्मास्यूटिकल्स, तीनों क्षेत्रों में हमारा बहुत ज्यादा यूएस के साथ ट्रेड बढ़ा है। इनफैक्ट नवंबर में, इनफैक्ट इतने सैंक्शंस के बाद भी सबसे ज्यादा जो पूरे साल में, पिछले साल जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है रशिया से क्रूड ऑयल, वो सबसे ज्यादा नवंबर के टाइम में किया है। तो भारत अब किसी से डरता नहीं है विवेक जी। मैं बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं कह रहा हूं हम काउंटर मेजर्स कुछ क्यों नहीं ले सकते? वाईपी सिंह जी, हम कोई ऐसा काउंटर मेजर लें जिससे कि हम अमेरिकन सेंटिमेंट को, अमेरिकी इकोनॉमी को एक मैसेज दे पाए। आता कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जितना डॉलर अमेरिका के अंदर है उससे कहीं बहुत ज्यादा डॉलर अमेरिका के बाहर है, यूरो डॉलर से। और हर कंट्री के पास जो रिजर्व्स है वो मैक्सिमम डॉलर के टर्म में है, और इसीलिए वो एक्सचेंज करेंसी बन जाती है। अगर कोई लोकल करेंसी में जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, चाहे बिटवीन यूरोपियन या 2 कंट्री मिलकर के आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। जैसे अभी रसिया के साथ हुआ था कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे थे, रसिया के पास इंडियन करेंसीज बहुत ज़्यादा हो गए रिजर्व में। एक स्टेज के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम इससे और खरीद नहीं सकते, दूसरी कंट्रीज को पेमेंट करने, फिर बात घूम फिर के वहीं पर आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस एक्सचेंज फैक्टर का जब तक सोल्यूशन, अदरवाइज अमेरिका की अगर खुद की हालत देखें तो माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसके डेफिसिट बहुत ज्यादा है, वो खुद कर्जदार है, वो सिर्फ अपनी डॉलर की सुपरमेसी को एंजॉय कर रहा है, और लोगों के पास रिजर्व्स के फॉर्म में मैक्सिमम डॉलर है, और उसको लूज करने का मतलब लोग अपना वैल्यू लूज करेंगे, अपनी परचेजिंग पावर लूज करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये गले की हड्डी बन गई है, दैट्स इट। और इसका सलूशन बस यही निकलेगा कि धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिवली सोचें, किसी और हम एक्सचेंज रेट की तरफ जाए, किसी और एक्सचेंज फैक्टर की तरफ जाए। नहीं, लेकिन सिंह सर, इसमें यह है कि चाइना तो ऑलरेडी मेटल बैक्ड इकोनॉमी पर काम कर रहा है, इसलिए उसने अपने सिल्वर पॉलिसी चेंज की है अभी। एक स्टेज के बाद अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया जो है, जो ट्रांजेक्शन्स कर रही है, हमारी डिपेंडेंसी अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज के साथ में है। तो कोई एक करेंसी अगर सरवाइव करती है इस इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो वो सिर्फ डॉलर ही है, हॉट करेंसी है। इवन आप लोकल करेंसी, एक स्टेज के बाद हम कहीं पर वो लिमिटेशंस आ जाती है कि हम उसके बिना नहीं कर पाते। ये संजीव जी अच्छा बता रहे थे कि ये सिर्फ एक व्यापार है, वो हमारे एग्रो बिजनेस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, कुल मिला करके उनकी हालत खराब है। वो सुपर यस। और इसमें अगर ब्रिक्स करेंसी लाए तो चीजें, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये ग्रेजुअली होगा, ओवरनाइट। इसी आपाधापी में ये सारे डिसीजंस ये लेते चले जा रहे हैं। ये वही स्टेज है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपने बताया कि एक समय ब्रिटेन का पूरी दुनिया था, ये कहीं ना कहीं, अभी कल ही मैं कहीं पे एक आर्टिकल देख रहा था कि 500 सालों में ऐसा होता है, जो सो कॉल्ड सुपर पावर है वो एकदम खत्म हो जाता है। जैसे आज ब्रिटेन की हालत हो गई है कि वो बाहर घूम घूम के जा रहे हैं, एक जमाने में वो अमेरिका के भी ऊपर थे। तो कुल मिलाकर ये चीजें होनी है, तो ये ग्रेजुअली होगा। और एट प्रेजेंट हमें जो है जो दिखता है कि ये पॉलिसी मेकर या आप लोग, ये डॉक्टर खांडवी या याबदी अग्रवाल मैम बताएंगे कि क्या हो सकता है, बट ये ग्रेजुअली हो सकता है।
और हम सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। एक समय लाल बहादुर शास्त्री ने भी तो नारा दे दिया था, जय जवान जय किसान, कि हम खुद ही अपना सस्टेन करेंगे। जब मिल्क रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन आया, तो ये सब होते रहते हैं। और इन सबसे हमारी प्रॉब्लम सिर्फ कि हम ऑयल डिपेंडेंट हैं, और हम एक्सचेंज, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारा डॉलर है। क्या ब्रिक्स करेंसी हमें ट्रंप के इस टैरिफ से या अमेरिका के इस टैरिफ वॉर से आजादी दिला सकता है? यामिनी अग्रवाल जी। मलिका मैम या यामिनी से या जी, करने साहब? मैं बिल्कुल, यामिनी जी से ही सवाल है मेरा। जी ये देखिए, ओवरऑल करेंसीज में अपना बायलैटरल ट्रेड्स है और रुपी को भी इंटरनेशनलाइज किया गया है। कोशिश यही रहती है कि जो देश में बायलैटरल टाइज हैं या जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उन्हें ऐसे किया जाए जो करेंसी जिसको एक्सेप्टेबल हो उसे एक्सेप्ट किया जाए। जैसे रशिया और इंडिया में रुपए का भी है, और बाकी इंटरनेशनलाइजेशन में रुपए को लाने की कोशिश की गई, और बाकी कंट्रीज़ के एक्सेप्टेंस के बेसिस पर रुपए एक स्ट्रॉन्ग करेंसी एमर्ज होने की कोशिश की गई। काफ़ी हद तक ये भी था कि जो हमारा स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहाँ पे रुपए डोमिनेंस में रहे। पर क्या होता है कि कुछ देश जो है वो मुश्किल में आते हैं क्योंकि उन्हें उतनी ट्रेड नहीं मिलती एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो वो और करेंसीज रखना चाहते हैं, तो मिक्स्ड बास्केट्स रखे जाते हैं। जैसे यूएस के डॉलर है, यूरो है, पाउंड है या रुपए है। लेकिन यूएस जो करेंसी है वो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी होने के वजह से लोग फिर भी एक रिजर्व करेंसी की तरह रखते हैं, और जिसका जो चलन है वो कहीं ज़्यादा है। अगर ब्रिक्स करेंसी भी लाई जाती है तो उसका अगर चलन ज़्यादा होता है तो उससे लोग मान्यता देंगे। जैसे अभी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसकी भी मान्यता काफ़ी हद तक लोगों में है ट्रेड्स के लिए। तो मान्यता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके लिए क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहता है एक्सेप्टेंस के लिए। ये पूर्णिमा नाथ हमें यूएस से इस वक्त ज्वाइन कर रही है। पूर्णिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले, इससे पहले थोड़ा मलिक सर से रिएक्शन ले लूँ। मलिक सर, क्या ब्रिक्स करेंसी अब आज की ज़रूरत? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इन फैसलों से जो ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका क्रिएट कर रहा है, क्या वो खुद को डेंट कर रहे हैं ऐसे फैसलों से? क्योंकि ये एंटी डॉलर सेंटिमेंट पूरी दुनिया में बनाने में हेल्प करेंगे। मलिक सर। विवेक जी, ये बात बिल्कुल सही आपने बोली। देखिए, डॉलर की वजह से अमेरिका प्रभुत्व में है आज की डेट में। पूरी दुनिया के ऊपर अपनी धौंस चलाता है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है, डॉलर हर देश के पास है, और डॉलर के अंदर मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ब्रिक्स के अंदर से तोड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश करी पिछले सालों में, और ये भी कोशिश की कि इंडिया वहां से अपने आप को डिसोसिएट कर ले। क्योंकि देखिए, ब्रिक्स का 3 मेंबर देखिए ना, रशिया, चाइना और इंडिया, तीनों कसकर रशिया, चलो रशिया इस टाइम युद्ध में शामिल है, युद्ध में एंगेज्ड है। इंडिया और चाइना वो उभरती इकोनॉमी है जो वर्ल्ड की नंबर 2 और नंबर 1 ग्रोथ रेट पे चल रही हैं। और इतने सारे सैंक्शंस के बाद, जैसे कि मैम ने भी वही बताया, मलिका मैम ने, इतने सारे सैंक्शन के बाद हमारे ट्रेड बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमने उनके ऑल्टरनेट रूट्स भी ढूंढे हैं, ऑल्टरनेट मार्केट भी ढूंढे हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका जो कर रहा है, जो आपका दूसरा सवाल है कि अमेरिका जो ये एक्शन ले रहा है लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कर रहा है। हम अमेरिका की इकोनॉमी का इंटीग्रल पार्ट है आज भी। हमारे वहां पे आप देखिएगा, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैन पावर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहां की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन रहे हैं दिनों दिन, और उनकी सिस्टम के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप इस तरह के एक्शंस लेंगे तो आप अपने को ही अल्टीमेटली हार्म करेंगे। आज क्या हो रहा है कि जो आपने जो टैरिफ लगाए, जो 50% और हमको पनिशमेंट टैरिफ दिया 25%, 25 प्लस 25, उसके कारण अमेरिका के अंदर ही एक आवाज उठनी शुरू हुई है। और जो मागा टीम थी, ये मागा टीम का रिजल्ट है कि जो उनको कहते हैं कि वो सुनते किसी की नहीं है, पर इसके पीछे मागा टीम, डीप स्टेट टीम काम सारी करता है। जो सामने दिखता विवेक वो होता नहीं है। चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक्स ले लीजिए, जियोपॉलिटिक्स ले लीजिए, बहुत कुछ पर्दे के पीछे चलता है। और इंडिया उनकी आंख में इसलिए खटक रहा है कि यूएस जो है वो इंडिया को डी डॉलराइजेशन का नेता समझता है आज की डेट में, और ये सोच रहा है कि इंडिया तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। जहां जहां उन्होंने इंडिया को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करी, इंडिया ने अपना खुद का स्टैंड लिया।